इंस्टाग्राम हैकिंग एंड व्हाट्सएप हैकिंग के इतने मामले आ रहे हैं। अब तुम्हें खोलना था instagram.com और तुम खोल बैठे instagramy.com। तुमने स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिए। लड़कियां बहुत जल्दी टारगेटेड हो जाती हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर। असली दोस्तों से बातें करो, असली दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड सर बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपको बैंक की स्पेलिंग ही नहीं पता है और आप गलत जगह जाके अपना सारा डेटा डाल रहे हैं तो आप निर्धारित तौर से और मतलब किसी भी तरीके से हैक हो सकते हैं। कौन सी एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा वर्नेबल होती जा रही है? हाईवे के ऊपर तुमने कभी सुना है कि सिर्फ बच्चों का एक्सीडेंट होता है, बड़ों का नहीं होता? जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बहुत ही रिनाउंड पर्सन जो कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, जिनका नाम है रक्षित टंडन। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आप इतनी दूर से आए और मुझे समय देंगे आगरा। सर ने पता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, दिल्ली से चलकर यहाँ तक आए। इट्स बीन 200 किलोमीटर जर्नी। कितना आदमी थक जाता है, बट स्टिल उन्होंने हमारे प्रीशियस टाइम निकाला, तो मैं उसके लिए आभारी रहूँगा सर हमेशा। इट्स अ प्लेजर इज ऑल माई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अपने पॉडकास्ट पे। एंड आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा बहुत टाइम से चल रहा था, भी आगे पीछे हो रहा था। तो आज एक कार्यक्रम भी था आगरा में, तो हमने कहा लूँ क्यों ना, और सबसे पहले आपको सूचित किया। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब जो हमारी जर्नी थी साइबर सिक्योरिटी की, इसमें कई लोगों को डाउट थे। हम कोशिश यही करते हैं कि आपको जितना ज़्यादा अवेयर करा सकें रिलेटेड टू साइबर हाइजीन, कैसे आप सेफ रहें, आपका मोबाइल फ़ोन कोई हैक ना कर पाए। तो इसी संबंध में सर हमारे साथ कनेक्ट हैं और उनकी एक्सपर्टाइज से हम सीखेंगे और जनता को भी सिखाएंगे। तो सबसे पहला सर मेरा यही सवाल रहता है लोगों की, मैं एक बायोग्राफी जर्नी कवर करता हूँ कि चूँकि आप सेम सिटी से हैं, क्या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपका आया कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस? क्योंकि आपने सर, मैंने सिर्फ ये नहीं, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को आपने अवेयर कराया है, स्कूल से लेके बच्चा, पुलिस डिपार्टमेंट, सीबीआई, रॉ, मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ी आपने सर। तो दीपक, मेरी जर्नी आगरा से ही स्टार्ट हुई। यही इसी संजय प्लेस से आई स्टार्टेड एज अ टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। मेरा एक एजुकेशन सेंटर था आगरा में, टीएसपी के नाम से, संजय प्लेस में। मैंने बहुत सारे लोगों को शिक्षित किया कंप्यूटर्स के अंदर। 1995 से 2015 तक। 2004 में हरिपर्वत से एक पुलिस ऑफिसर मेरे ऑफिस में आए और बोले, आप आईटी एक्सपर्ट हैं। मैंने, जी आप हमारी मदद कर सकते हैं। एक बच्ची को कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा है याहू चैट पे। उस समय ये मैसेंजर और फेसबुक कुछ नहीं था, याहू चैट हुआ करता था, याहू मैसेंजर। मैंने ज़रूर मदद करेंगे। मैंने देखा कि बच्चे कितने वल्नरेबल हैं कि वो किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं और फिर मुसीबत में फंस जाते हैं। एक दूसरा, मेरे को 10 मिनट लगे और मैंने उसको ट्रैक कर दिया। जब ट्रैक कर दिया तो शाम तक पुलिस ने पकड़ लिया। तो वो वर्ड ऑफ माउथ हो गया कि भाई आईटी एक्सपर्ट हैं और मदद कर देते हैं। फिर मेरे को उस केस ने स्टिमुलेट किया कि क्यों ना मैं अपने लोकल शहर के स्कूलों में जाऊं और बच्चों को शिक्षित करूं कि भाई ऑनलाइन अपराध से कैसे बचना चाहिए। प्लस उस समय दैनिक जागरण ने हमें आईटी गुरु बना के छापा और हमारा रोज एक कॉलम छपता था। तो आप देखिए आज के दिन की कितनी अहमियत है। 8 फरवरी 2008 को, 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे पहली नेशनल साइबर क्राइम कॉन्फ्रेंस हुई जेपी में। 2000 आईपीएस ऑफिसर्स ने उसमें शिरकत करी। डीआईजी साहब मेरे कमल सक्सेना थे, एसएसपी नवीन अरोड़ा साहब थे, एडीजी ब्रिजलाल साहब थे और डीजीपी विक्रम सिंह साहब थे। और कमल सर ने मुझसे कहा, रक्षित आप इसको पूरा मैनेज करिए, आप सारे अच्छे स्पीकर्स लाइए, आप खुद भी प्रेजेंटेशन दीजिए, उसकी रूपरेखा बनाइए। और हम सब ने मिलके, और दैनिक जागरण ने और आगरा के कई उद्योगपतियों ने हमारी मदद करी और वो कॉन्फ्रेंस सक्सेस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से एक बॉडी आई, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उन्होंने हमें देखा और सुना। हम अपने वापस सेंटर में आके बैठ गए थे। ये कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल था, बहुत वाहवाही हुई इसकी। इतने पुलिस ऑफिसर्स ने सुना, सीबीआई से लोग आए थे, सुप्रीम कोर्ट से आए थे। तो मार्च की बात है, मेरे पास फ़ोन आता है, आप दिल्ली आ सकते हैं मीटिंग के लिए? मैंने, साहब मैं आ जाता हूँ। बोले, हमें पूरे हिंदुस्तान का एक प्रोजेक्ट देना है आपको 2.5 लाख बच्चों को शिक्षित करना है 1 साल में।
मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बिल्कुल शौक से करूंगा मैं। और इतने दिन में हम पुलिस में पॉपुलर हो गए थे और हमने मुरादाबाद पुलिस एकेडमी और एसटीएफ लखनऊ जैसी जगहों पे जाके पुलिस को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। और आगरा का 8 फरवरी 2008 को पहला साइबर सेल स्थापित हुआ था आईजी साहब के बंगले में। वहाँ हमने काम किया, कई केसेस में मदद करी, सिखाया। और आप देखिए आज का दिन 8 फरवरी 2025 को आगरा का पहला साइबर सेल इनॉग्रेट हुआ। तो मैं भी एसीपी साहब को यही बता रहा था। तो बस दैट वाज द टेक ऑफ। वो जो 2.5 लाख बच्चे और इतनी सारी पुलिस एकेडमी से हम जुड़े, तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज हम 17 राज्यों की पुलिस के साथ जुड़े हुए हैं एकेडमीज में। 3 साल से सीआईडी में हमें एज अ स्पेशल कंसल्टेंट नियुक्त किया हुआ है हरियाणा पुलिस में, जिसमें मैं अब तक लगभग 350 प्रशिक्षण कर चुका हूँ पूरे हरियाणा पुलिस के। फिर मैं बीपीआरएनडी से जुड़ा था, तो मैं जितनी एकेडमीज हैं मैं वहाँ जाता हूँ। और बच्चों से मेरा लगाव बढ़ गया, तो मैंने पूरा देश कवर कर दिया। आई हैव विजिटेड नाउ व्हाट 50,000 स्कूल्स एंड कॉलेजेस, 70 लाख बच्चे। और इन्हीं बच्चों में 2011 में हमने इंटर्नशिप शुरू करी पुलिस वाली, जो एक फ्लैगशिप इवेंट बन गया। तो ये जर्नी ऐसे चली हमारी और अब यहाँ तक है। मतलब हम ये नहीं कहते कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने कई लोगों को इस जर्नी में इंस्पायर किया, उन्होंने इस फील्ड में उतरे, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बन रहे हैं लोग। और आज अब आप नक्शा देख ही रहे हैं कि अब 900%, ये परसों के आंकड़े हैं, 4 साल में 900% साइबर अपराध बढ़ा है। सर, जिसमें से एक स्टूडेंट मैं भी हूँ आपका। सो प्राउड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के माध्यम से हमने लोगों में जागरूक किया कि भाई 2-3 चीज़ें हैं। साइबर अपराध को रोकने का एक ही तरीका है, जागरूकता, एजुकेशन, अवेयरनेस और पुलिस का एम्पावरमेंट पावर। पुलिस अब हमारी बहुत अच्छी एम्पावर्ड है। आप देखिए इस साल भारत सरकार ने 5 लाख पुलिस को साइबर कमांडोज बना रहे हैं आईआईटीज में, और पूरे हिंदुस्तान के आईआईटीज में इनका 6-6 महीने का प्रशिक्षण चल रहा है। तो अब आप सोचिए वो जो वहाँ से ये ट्रेनिंग लेके आएंगे, सो दे विल बी अ कंप्लीट साइबर कमांडोज। राइट। इसी से जुड़ता सर अगला हमारा जो सवाल रहेगा वो ये कि आज की डेट में कौन सी एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा वर्नेबल होती जा रही है? बिकॉज इसमें हम देख रहे हैं कि कई केसेस ऐसे आते हैं जिसमें सर 60+ एज के लोग शिकार हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, हम जैसे लोग जो नए सीख रहे हैं, जिस बहुत आईटी एक्सपर्ट्स भी सर साइबर क्राइम का शिकार हो जा रहे हैं। हाईवे के ऊपर तुमने कभी सुना है कि सिर्फ बच्चों का एक्सीडेंट होता है, बड़ों का नहीं होता? सिर्फ पढ़े लिखों का होता है, ड्राइवर्स का नहीं होता? तो जो हाईवे पे चल रहा है वो रिस्क पे है। वो लोग सुरक्षित हैं जो नियम फॉलो कर रहे हैं, लाइसेंस है, पढ़ा है उन्होंने, साइंस को पढ़ा है कि यहाँ स्पीड लिमिट है या नो ओवरटेकिंग है, हेलमेट चलाते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करते, सुरक्षित चल रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसी भी दुर्घटनाएं होती हैं कि हम तो सुरक्षित चल रहे हैं, दूसरे वाले की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो साइबर अपराध भी अब कुछ ऐसा ही हो गया है। अगर तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम इस डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, तो तुम रिस्क पे हो। अगर तुम्हारी जागरूकता अच्छी है तुम बचे रहोगे, वरना तो अब देखो बच्चों से लेके, अभी परसों की घटना है, नोएडा में 4 स्कूलों पे एक मेल आई, नकली मेल, जिसमें सूचित किया गया मेल से स्कूलों को कि आपके स्कूल में कोई बम है। नोएडा पुलिस फौरन एक्शन में आई और 4-5 घंटे में ट्रैक कर लिया। वो एक 9वीं कक्षा का छात्र निकला। उससे पूछा गया तो बोलता, साहब मैं पढ़ना नहीं चाहता था, स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने ये कर दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था ये अपराध होता है। तो इसका क्या मतलब है? आज मेरे स्कूलों में बच्चों को साइबर नागरिकता के बारे में बताना जरूरी है। उन्हें यह बताना जरूरी है कि तुमने अगर मजाक में किसी की फेक आईडी बनाई, किसी बच्चे की गलत या अश्लील तस्वीर भेजी, तो ये कानूनन अपराध है। कोई नकली मेल आईडी बनाई तो ये कानूनन अपराध है। तो अगर आपने किसी बच्चे को फोन दे दिया, लैपटॉप दे दिया और कहा कि आज आपकी ट्रेनिंग ई स्कूलिंग होगी, ऑनलाइन स्कूलिंग, तो रुको, मेरे को तुमने गाड़ी दी है, पहले मुझे नियम सिखाओ, मुझे लाइसेंस दो, उसके बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो मैं सुरक्षित हूँ। वरना देखो साहब, अभी नोएडा में एक 63 साल की महिला के साथ अपराध हो गया, 70 साल के, 60 साल। अभी एक कितने सीनियर सिटीजन ने महाकुंभ में जाने के लिए कोई गलत वेबसाइट पे लाख रुपया जमा कर दिया कि मेरा टिकट बुक हो रहा है। तो ये जब हम घटनाएं सुनते हैं तो इससे ये पता चलता है कि अब हमारे समाज में लोगों में एक नया सब्जेक्ट सिखाना चाहिए, DQ,
IQ तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है, इंटेलिजेंट कोशेंट कहते हैं। Right. मैं अभी तुमसे कहूँ यहाँ से कूद जाओ, अरे नहीं साहब क्यों कूद जाऊंगा, मेरे में अकल है, मैं नहीं कूदूंगा। DQ डिजिटल कोशेंट, कौन सी साइट सही है? तुम्हें rakshitTandon.com खोलना है या rakshitTondon.com खोलना है? सही है, गलत है? A and O में बहुत डिफरेंस होता So you have to connect to the right website. तो नंबर 1 DQ, अपना DQ इंप्रूव करिए। नंबर 2 साइबर हाइजीन। अब व्हाट इज साइबर हाइजीन? मैं अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखता हूँ, हाथ धो के खाना खाता हूँ, मैं अपने टाइम से बाल कटाता हूँ, नाखून काटता हूँ, साफ सुथरा काम करता हूँ। ऑनलाइन मैं अपना फ़ोन अपडेट ही नहीं करता, मेरे सारे पासवर्ड सेम है, ठीक है? मेरा पासवर्ड सबसे मुश्किल पासवर्ड है आजकल का 1 2 3 4 5 6, ठीक है? मेरा पासवर्ड मेरी जन्म तिथि है। मैंने अपने फ़ोन के ऐप्स अपडेट नहीं किए, मैंने अनजान लिंक को क्लिक कर दिया, मैंने APK फाइल डाउनलोड कर ली। हाँ मुझे फ्री में स्पॉटिफाई चाहिए, प्रीमियम अकाउंट, मैं 200 रुपये नहीं देना चाहता। एक हैकर ने कहीं सर्वर पे डाली spotify.apk, फट से डाउनलोड कर ली। अब क्या हुआ, आपने एक मैलवेयर बैठा लिया, अब आपका डेटा जाना शुरू हो गया, आप हैक हो गए, फिर आप कह रहे हैं मेरा पैसा चला गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, मेरा ईमेल हैक हो गया, मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया। तो इसे कहते हैं साइबर हाइजीन। क्या सिखाया? हम किसी अनजान लिंक को क्लिक ना ना करें, हम किसी गलत फाइल को अपने फ़ोन में, भाई ये फ़ोन है बॉस, इसमें मेरा फ़ोन पे है, मेरा की पे है, मेरा पेटीएम है, मेरा बैंक है, मैं अभी इससे नीचे पेट्रोल डलवा के आया हूँ, मैंने ऐसे किया और पेट्रोल डल गया मेरी गाड़ी में, यानी कि ये मेरा बटुआ है। अब इस बटुए में तुम किसी को भी घुसने दोगे? हाँ भाई आ जाइए, कौन सा गेम है? चाइनीज गेम है, परमिशन मांग रहा है, दे दो, कोई बात नहीं, मुझे तो गेम खेलना है। दैट इज कॉल्ड साइबर हाइजीन, दैट इज कॉल्ड साइबर हाइजीन। अभी सर ट्रेंडिंग में सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम हैकिंग एंड व्हाट्सअप हैकिंग के इतने मामले आ रहे हैं, इसमें सर ये बताइए क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने चाहिए, और इन केस अगर हैक हो जाता है तो क्या रियल पाता है? बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है सर, गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट्स भी बहुत बिजी होती हैं, तो कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन जहां उनका सॉल्यूशन मिल सके। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप हैकिंग में आजकल कॉल फॉरवर्डिंग और ट्रस्टेड अकाउंट हैक यूज हो रहा है। दीपक के नंबर से मेरे पास मैसेज आएगा, अरे रक्षित सर मैंने गलती से तुम्हें कोड भेज दिया, जरा बताना। हैक नंबर 1। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा फ़ोन बजा रहे, सर आपका अमेजोन से पैकेट आया, आपका घर नहीं मिल रहा है, मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, जरा आदमी को डायल करके बताओ तुम्हारा एड्रेस कहाँ है। मैंने वो नंबर बिना देखे डायल कर दिया, उसमें कोड लगा हुआ था, मेरी कॉल फॉरवर्ड हो गई, मेरा OTP चोर के पास चला गया, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। इंस्टाग्राम, प्लीज़ वोट फॉर मी, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, क्लिक हेयर, हैक हो गया। तुम्हारे अकाउंट को ब्लू टिक मिलने वाला है, आज ही वेरीफाई हो जाएगा, क्लिक हेयर। तुम्हारा खाता आज रात को बंद कर दिया जाएगा, तुमने प्राइवेसी का उल्लंघन किया है, क्लिक हेयर। अब तुम्हें खोलना था instagram.com और तुम खोल बैठे instagramy.com। तुमने स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिया। तुम्हें बिस्लरी मंगानी थी, तुमने बिलसरी पिला दी मेरे को, स्पेलिंग गलत थी। अब हो गया हैक। कभी हैक नहीं होगा अगर मेरे सारे खातों पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है और मेरा पास की ऑन है। पास की कहते हैं मेरा फेस, मेरा थंब। अब गलती से अगर हमने कोड दे भी दिया तो भी वो हैक नहीं होगा। दूसरा, अगर हो गया तो सबसे पहले आप सपोर्ट को मेल डालिए, कॉल फॉरवर्डिंग को फोन से हटाइए, ग्रीवांस ऑफिसर को मेल डालिए और रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करिए। जैसे इंस्टाग्राम का लिंक है instagram.com/hacked। आपसे वीडियो सेल्फी मांगेंगे, पुराना पासवर्ड मांगेंगे, पहचान करेंगे कि ये वही फोन है जिससे रक्षित टंडन अपना इंस्टाग्राम चलाते थे, हाँ इन्होंने वही पासवर्ड डाला है, हाँ वीडियो सेल्फी में वही दिखाई दे रहे हैं, हाँ थोड़ी देर में वो आपका खाता आपको वापस कर देंगे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, cybercrime.gov.in पे सूचित करना जरूरी है। मेरी गाड़ी उठा के कोई ले गया तो मैं पहले पुलिस को सूचित करूंगा, गाड़ी बाद में ढूंढूंगा, क्योंकि अगर उस गाड़ी से कोई घटना हो गई तो फिर मैं जिम्मेदारी नहीं। तो अगर मेरे इंस्टाग्राम से किसी ने एक लड़की को छेड़ दिया और तुमने शिकायत दर्ज नहीं करी, 3 महीने बाद किसी स्टेट की पुलिस आएगी और आपसे कहेगी आओ चलो, अब जाओ, जवाब देते रहो, ये नहीं हैक हो गया था मेरा। बोले क्या प्रूफ है? तो ये तरीका है। सोशल मीडिया पे मैं हमेशा कहता हूँ अपना 2 स्टेप ऑन रखो। और एक बात और, हम लोग सोशल मीडिया पे जब खाते में अकाउंट बनाते हैं तो वो ईमेल एड्रेस मांगता है।
तो ईमेल का पासवर्ड और सोशल मीडिया का हमेशा अलग होना चाहिए। और प्लीज़ किसी अनट्रस्टेड लिंक को क्लिक ना करें। अपनी अंग्रेजी ठीक कर लें और स्पेलिंग पे ध्यान दें। rakshitTandon.com या rakshitTondon.com। राइट सर, बहुत ही अच्छी इंसाइटफुल आपने चीज़ें बताई, बिकॉज ये चीज़ मामले इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे, और होपफुली जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इसको, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये टर्म जो इंस्टाग्राम और फेसबुक, क्योंकि आजकल सर कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कोलैबोरेशन के नाम पर जो मेल आते हैं या बाटर कोलैबोरेशन के नाम पर, दीपक, मेरे पास कई कंप्लेंट्स आए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, and these people in the name of fake collaborations they take over their accounts, they ask some money in the name of portfolio and all, so please आप ऐसे अंधे में होके किसी को ट्रस्ट मत करिए। you might be a very good fashion influencer, वो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाएगा। देखो भाई सुनो, AI से आजकल सब कुछ बन जाता है। AI से अभी मेरा नकली वीडियो बन जाएगा जिसमें ऐसा दिखेगा कि मैं इनको हक कर रहा हूँ और मैं इनको गाल पे किस कर रहा हूँ, जबकि वो असली में नहीं हुआ, वो AI ने बना दिया, उसे डीप फेक कहते हैं। तो अगर मैं आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए दिखाऊं कि ये देखो मैं आमिर खान के साथ खड़ा हूँ, ये मैं सुभाष घई साहब के साथ खड़ा हूँ, करण जौहर मेरे दोस्त हैं, मेरे से गले मिल रहे हैं, और फिर मैं आपको मैसेज भेजूं आई लाइक यू, आई वांट टू टेक यू इन माय नेक्स्ट फिल्म, आप ज़रा अपना पोर्टफोलियो भेजिए। प्लीज़ बी केयरफुल, प्रॉपर रेकी करिए। देर आर हर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उनके ऑफिशियल हैंडल्स हैं जिन पे ब्लू टिक लगा है। अगर वो नहीं भी रिस्पॉन्ड करें तो आप ब्लाइंडली आंखें बंद करके किसी को अपनी तस्वीरें और अपने पैसे मत दीजिए। फेक IVR कॉल क्या सिस्टम है सर? अरे साहब बड़ा मुसीबत है। मेरा फ़ोन उठा, मैंने सुना, बोले साहब टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, आपका नंबर आपराधिक गतिविधि में पाया गया है, आपका नंबर 24 घंटे में बंद किया जा रहा है, कृपया 1 दबाएं 2 दबाएं। हमने गलती से 1 दबा दिया, 2 सेकंड में एक फ़ोन आ गया, बोले हम साइबर क्राइम ब्रांच मुंबई से बोल रहे हैं, हमारा अधिकारी आपसे बात करेगा। सामने वीडियो कॉल आ गई, पीछे लोगो लगा हुआ है पुलिस का, यहाँ बैज लगे, टोपी लगी है, और डिक्टो जैसे हमारी पुलिस बात कर। ये क्या रक्षित टंडन, आधार नंबर ये आप ही का है, ये नंबर आप ही के हैं? बोला हाँ, ये देखना जरा, ये एक हमने गैंग पकड़ा है, इसके अंदर आपका नंबर पाया, इससे बात करी थी आपने? नहीं सर मैंने तो नहीं, आपने बात करी है, रुकिए हम आपको चेक करेंगे, हम आपको चेक करेंगे, अपना खाता चेक कराइए, अपनी डिटेल चेक कराइए। और ये बोलते 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 उसको हमारे यहाँ नाम दे दिया गया डिजिटल अरेस्ट। वो यही है, दिस इज डिजिटल अरेस्ट। अब उसने कहा हम आपके खाते चेक करेंगे, हम आपका पैसा चेक करेंगे कि कहीं ये फ्रॉड से तो नहीं आया है, हम आपके पैसे का शुद्धिकरण करेंगे, आप अपना सारा खाते ये पैसा इसमें ट्रांसफर करिए, ये देखिए RBI का लेटर, RBI के एस्क्रो अकाउंट में आप अपना पैसा डाल दीजिए, हम इसे चेक करके आपको वापस कर देंगे। हम बिल्कुल ऐसे हिप्नोटाइज डरे बैठे हैं। पुलिस ने हमसे कहा है, ED, CBI, दुनिया भर के नकली साइन किए हुए व्हाट्सएप पे लेटर भी आ जाएंगे। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बिल्कुल साफ स्पष्ट कहा कि ऐसी किसी कॉल से ना घबराएं। अगर आप पे ऐसी कॉल आए, आप उठ के सीधे थाने चले गए, पूछ के तो आइए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है, अगर बाहर की पुलिस भी आपको पकड़ने आएगी तो वो बिना यहाँ की पुलिस के आपको नहीं कर सकते। मतलब सर फिजिकल अरेस्ट होता है? फिजिकल अरेस्ट होता है, हमारे यहाँ ये डिजिटल अरेस्ट। और सुनो तरीके, कुरियर कंपनी से बोल रहे हैं, फेडेक्स से आपका कुरियर आया, इसमें ड्रग्स पाई गई हैं। अब गलती से 3 दिन पहले तुमने वाकई में कोई कुरियर बुक किया होगा तो तुम कनेक्ट कर लोगे और डर जाओगे। तो ये सब मामले डिजिटल अरेस्ट के हैं, हमने इस पर काफ़ी बार अवेयरनेस करी है। प्लीज़ ऐसी कोई कॉल ना उठाएं, कोई ऐसा प्रेस 1 या प्रेस 2 का बटन ना दबाएं। और अगर आपके अंदर बहुत सारे चोर बैठे कि हाँ मैंने गलती यहाँ करी है, भैया थाने पे जाके पूछ लो, तुम्हारे नाम का कोई वारंट नहीं है और कोई ऐसा तुम्हें अरेस्ट नहीं कर रहा है। ऑनलाइन गेमिंग सबसे बड़ा मुद्दा है सर आज की डेट का, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा यार, गेम्स खेलने को मैं कभी मना नहीं करता, एंटरटेनमेंट है, हर चीज़ की लिमिट होती है। जब हम बचपन में खेलते थे तो हमारे को टाइम दिया जाता था, भाई 1 घंटे का टाइम है, खेल के आ जाओ, फिर पढ़ाई, फिर होमवर्क, फिर रेस्ट, फिर खाना। ऑनलाइन गेम चिपक गए बच्चे, तो 2 समस्याएं आ रही हैं। एक, मेरे बच्चे जो गेम खेल रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है। आज भी मैं जब उस बच्चों से बात कर रहा था, किसी ने बताया 11 साल के बच्चे ने कि वो कोई COD नाम का गेम खेलता है। मैंने प्ले स्टोर पे चेक किया तो वहाँ उसकी एज रेटिंग है 17+ और वो बच्चा 11 साल का है। फ्री फायर पे लिखा हुआ है 17+, और 5वीं कक्षा और 4थी कक्षा के बच्चे खेल रहे हैं।
तो पहली बात, कंटेंट एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन गेमिंग में दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अगर ऑनलाइन गेमिंग में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है तो बिना पेरेंट्स की कंसेंट के नहीं होना चाहिए। और पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि वो वर्चुअल करेंसी है, रियल करेंसी है, क्या है। अब हर बच्चे को गेम में पैसे चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, डायमंड्स चाहिए। कितने मामले आ रहे हैं। अभी आगरा का ही एक मामला था जिसमें बेचारे कई 36 लाख रुपए चले गए क्योंकि वो बच्चा इतना एडिक्टेड था, उसने पिताजी के यूपीआई को पूरा सन्नाटा कर दिया। तो भाई मैं पेरेंट्स को हमेशा कहता हूँ, बच्चों को अपना डिवाइस मत दो, गेम एज अप्रोप्रिएट, और टाइम निर्धारित करो। एडिक्शन नहीं होना चाहिए। एडिक्शन से मानसिकता पे असर पड़ रहा है और बच्चों में मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर लो। गेम मना नहीं किया, एंटरटेनमेंट करना है, थोड़ा सा गेम खेल लिया, बट हाँ फिजिकल गेम्स भी बंद नहीं होने चाहिए क्योंकि वो मेंटल डिटॉक्स के लिए ज़रूरी है। स्कूल जाओ, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, बैडमिंटन खेलो, और जब थोड़ा सा टाइम हो तो 2-4 गेम खेल लिए। तीसरा, अननोन आदमी से कोई दोस्ती यारी गेम पे नहीं होनी चाहिए। वो भले ही कितना प्यार से बात करे और कितना ही तुम्हें गिफ्ट्स दे और तुम्हें कुछ वो कॉइन्स दे दे, डायमंड्स दे दे, आप उसे अपनी निजी जानकारी ना बताएं। और एक जो बच्चे नेगेटिव चीज़ें सीख रहे हैं, मैं उसका भी रीज़न सोशल मीडिया और इन गेमिंग साइट्स को देखता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कई बार इनके चैनल्स और जो स्ट्रीमिंग होती है उसमें अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और वो अपशब्द सुन सुन के मेरे बच्चों का वही गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो वो जैसा सुन रहे हैं वैसा बोल रहे हैं और फिर हम हैरान हो रहे हैं। तो आई थिंक गेमिंग इज़ ओके टिल द टाइम इट इज़ कंट्रोल्ड, एज अप्रोप्रिएट एंड नॉट अब्यूजिव एंड मनी टू द लिमिट। मैं जब गेम खेलता था क्रिकेट तो मैं पापा से पैसे लेता था क्रिकेट बॉल के, कोई पड़ोसी नहीं देता था। आज मेरे बच्चों का गेम बदल गया है, वो फ्री फायर खेल रहा है, उसे क्या कहते हैं, गेम पास चाहिए। कितने का? 250 रुपये का। तो वो मम्मी पापा को देना चाहिए, समझना चाहिए कैसे खरीदते हैं और सुरक्षित देना चाहिए। अब मम्मी पापा ने पता चला अपना ही फ़ोन दे दिया, अब वो गेम पास के चक्कर में उनने यूपीआई से कट कट ऑटो मैंडेट लगा के पता चला लाखों रुपए उड़ा दिए। अब माँ बाप हैरान हो रहे हैं, रो रहे हैं, बच्चा भी रो रहा है, सब रो रहे हैं, बड़ी टेंशन हो जाती है। इसी में सर जुड़ता सवाल ये है, लड़कियां बहुत जल्दी टारगेटेड हो जाती हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, उनके साथ ऑनलाइन बुली किया जा रहा है, ब्लैकमेल, और कई बार सर ऐसा देखा है कुछ अश्लील प्रकार की फ़ोटो वीडियो भी मंगा लेते हैं। असली दोस्तों से बातें करो, असली दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो और ज़िंदगी में ये समझो बच्चों कि व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप। अभी आप लोगों की उम्र स्कूल कॉलेज में फ्रेंडशिप्स की होती है, रिलेशनशिप्स की नहीं होती है। अगर चलो कर भी लिया तो रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर मेरी फ्रेंड है और उसकी ये शर्ट ख़राब हो जाए तो मैं अपनी जैकेट उतार के डाल दूंगा, इसे फ्रेंडशिप कहते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी मेरे से कह रहा है कि अपनी गलत फ़ोटो भेजो, ये रेड फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है, ये निशान है स्टॉप का। क्यों? क्योंकि एक बार इंटरनेट पे फोटो भेज दी वो हमेशा के लिए चली जाती है। कितने बच्चे हमारे पास ये शिकायत लेके आते हैं। और सुनिए, मैं यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। 24 सितंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट सुनाया। उसमें ये कहा, बच्चों की गलत सामग्री को देखना, डाउनलोड करना, सेव करना और डिस्ट्रीब्यूट करना पॉक्सो और आईटी एक्ट में क्रिमिनल ऑफेंस है। ओके। तो जो बच्चे आजकल हंसी मजाक और अपने प्रैंक में लोगों की ऐसी फोटोएं बेचते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है और ये नॉन बेलेबल है। तो बच्चों, ये मजाक नहीं है। दूसरा, बच्चों को ये भी समझना है कि हमें ऐसी कोई फ़ोटो नहीं देनी है। अपनी फ़ोटोज़ पे, आपकी प्राइवेसी पे आपका हक है। आपको दोस्ती करनी है, ऑनलाइन चैटिंग करनी है, वहाँ तक सब सीमित है। लेकिन इस तरह के कंटेंट का आदान प्रदान हमेशा से बहुत गलत है और इसका बहुत मिसयूज़ होता है। और हमारे यहाँ साइबर क्राइम में, सेल्स में, लोकली स्कूल्स में बहुत मामले आते हैं। मैं दोस्ती के अगेंस्ट नहीं हूँ बच्चों, लेकिन आप समझो तो सही, अभी आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, आपने कॉलेज देखा नहीं, आपको 2 रुपये अभी कमाने भी नहीं आते और आप कहते हो कि आई एम कमिटेड, और उस कमिटेड के चक्कर में आपने उसमें फ़ोटोज़ भेज दी, वीडियोस भेज दिए, और जब वो वायरल होते तो हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे जब मेरा बच्चा सोचता है कि मैं कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेप उठा लूँ। तो मैं यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ, भारत सरकार ने हमारे साइबर क्राइम पोर्टल पे बच्चों और महिलाओं के लिए इसका एक स्पेशल बटन बनाया है। आप अपना अपराध बिना नाम दिए रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको किसी ऐसे ब्लैकमेलर से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे, चलो गलतियां होती हैं, इंसान से ही होती हैं, हम लोग भगवान तो है नहीं, हमसे हो गई गलती, हमने नहीं सुना ये सब और हमने गलत फ़ोटो भेज दी। अब अगर वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है तो हम डरेंगे नहीं,
अपने माँ बाप को बताइए, थोड़ी सी हो सकता है खातिरदारी हो, गुलाब जामुन बन जाए काले पीले, यहाँ पे मोबाइल 2 दिन के लिए छीन लिया जाए। लेकिन अगर आपने अपने माता पिता को ये अपनी गलती बता दी तो दुनिया भर का कोई आदमी और कोई गलत आदमी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको ब्लैकमेल नहीं, हाँ तो 3 दिन की दिक्कत तो होगी, उसके बाद यही मम्मी पापा गोदी में बैठ के खाना भी खिलाएंगे और दवाई भी लगाएंगे। लेकिन अगर आप डरते हैं तो cybercrime.gov.in पे जाइए और वहाँ बच्चों का एक बटन है, महिलाओं और बच्चों का, उसमें लिखा भी है रिपोर्ट एनोनिमसली, रिपोर्ट करिए। और ऐसे लोगों को जो बच्चों को तंग करते हैं उनको रोकना ज़रूरी है। इसी में सर एक सवाल ये है कि बहुत से लोगों को लगता है अनसेंड किए हुए मैसेजेस या व्यू बंस पे भेजी हुई फोटो या मैसेजेस जो हम डिलीट कर देते हैं, क्या वो रिकवर हो सकते हैं? नहीं, सब हो जाता है। There are so many things. मतलब I don't want to disclose it on a podcast like this, but there are so many methods which these hackers can use. ये disappearing message, view once, बहुत सारे glitches हैं इसमें। But हाँ, आप ये सोच के कि वो disappearing है, Snapchat में कोई फोटो रिकॉर्ड नहीं होती, सेव नहीं होती है। आपने मुझे यहाँ पे disappearing मैसेज भेजा, मेरे पास इस समय 3 फोन है, मैंने अपने दूसरे फोन में कैमरा ऑन किया, फट से फोटो खींच ली, हो गया काम खत्म। कर लो तुम डिसअपियर, कर लो तुम उसको वंस, तो नहीं। बच्चों कभी भी ऐसा कोई काम मत करो। क्यों करना, मुझे इसका रीज़न आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे मेरी दोस्ती क्या स्ट्रांग हो जाएगी ऐसी फोटो भेजने से। नहीं होती है, गलत है ये। इसके लिए वो शब्द है, वो गलत शब्द है, मैं बोलूँगा नहीं, पता नहीं कौन सुन रहा हो मुझे। लेकिन बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करिए। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गलत तस्वीरें भेज रहे हैं, गलत लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने तजुर्बे में देखा है, डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं हैं। ये टर्म बहुत बड़ा है सर, डिजिटल नहीं मिटते हैं। और ये भी बता दूं, अभी 3-4 केसेस आए दिल्ली में और अपराधों में जहां पे VPN का इस्तेमाल किया गया और लोगों ये कहते हैं अरे हम तो VPN के पीछे बैठे, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। आई एम सॉरी, आप ये मत सोचिए कि आप इनकॉग्निटो मोड में हैं, VPN पे हैं। मैंने एक वर्ड बोल दिया, डिजिटल फुटप्रिंट्स, दैट्स इट। तो कानून नहीं तोड़िए, बी अ गुड डिजिटल सिटीजन। अपने IT एक्ट को फॉलो करिए और लोगों को भी ये सिखाइए कि भाई हमें इंटरनेट को एक अच्छा सेफ स्पेस बनाना है जहां मेरे बच्चे उसका इस्तेमाल कर सकें, हीरोज बन सकें। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल कि इसी पॉडकास्ट और इंटरनेट से कितने लोग आप जैसे हीरोज बन गए। आज आपको इतने फेमस प्लेटफॉर्म्स पे बुलाया जाता है, आप पुलिस में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपको देख पा रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ करिए ना कि जो आपकी कैरियर को आगे ले जाए, कि आप ऐसा कुछ करिए कि पुलिस आके कहे आओ चलो, कैरियर खत्म, फुल स्टॉप। बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड सर बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। इससे रिलेटेड सेफ्टी टिप्स जरूर बताइए, बिकॉज पैसा सर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मेहनत से कमा रहे हैं और तुरंत गवा देते हैं इन्वेस्टमेंट के। आज सारे बैंकों ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप अपने कार्ड्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से। आप अपनी जो भी बैंक्स यूज़ करते हैं, आपको उसकी वेबसाइट का नाम, स्पेलिंग अंग्रेज़ी में रटी होनी चाहिए। आपको उसका ऐप और उसकी वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। आज बैंकों को टेलीकॉम अथॉरिटीज़ की तरफ से भी सब जगहों से ये ऑथराइज कर दिया गया है कि वो एक ऑफिशियल नंबर से ही आपको कॉल कर सकते हैं। तो कोई अननोन मैसेज से आपको कोई KYC, अब मेरे पास अभी आया है KYC का मैसेज, उसमें नीचे साफ लिखा है 15 तारीख से पहले ब्रांच चाहिए। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि ये APK डाउनलोड करिए और इस लिंक पे क्लिक करिए। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। तो इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अपने बैंक को अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से आप कंट्रोल कर सकते हैं। कोई आपसे OTP नहीं मांगता है, कोई क्रेडिट कार्ड रिडीम करने के नाम पे आपसे लिंक और OTP नहीं मांगता है। अगर आपको बैंक की स्पेलिंग ही नहीं पता है और आप गलत जगह जाके अपना सारा डेटा डाल रहे हैं तो आप निर्धारित तौर से और मतलब किसी भी तरीके से हैक हो सकते हैं। तो बैंकिंग में इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और बैंक वाले खुद समझाते हैं आपको, उनकी हर वेबसाइट और मैसेज में ये साफ लिखा होता है। अब तो भारत सरकार का एक हैंडल है साइबर दोस्त, आप उसे फॉलो करिए, आप उस पर प्लीज़ टाइम बिताइए, उसकी रील्स देखिए, वीडियोस देखिए। आप बिल्कुल जागरूक रहेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। मेरा भी एक चैनल है छोटा सा, rakshit.tandon के नाम से, इंस्टाग्राम पे। मैं भी बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट्स डालता रहता हूँ कि भाई इससे बचो, ऐसे बचो, ऐसे बचो। देखिए, सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। सो लास्ट में सर कुछ रैपिड फायर्स लेते हैं सो दैट फास्टली लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो जाए। इसमें पहला है, फिशिंग क्या है? व्हाट इज फिशिंग? मुझे बिस्लरी पीनी थी, उसने मुझे बिल्सरी दे दी। तो फिशिंग इज कांटा फेंका, मछली फंस गई।
मुझे जाना था रक्षित टंडन पे, पहुंचा दिया रक्षित टोंडन पे। तो फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग और क्विशिंग ये सब एक ही सी प्रजाति के हैं। फिशिंग में वो मेल पे भेजेगा लिंक और नकली वेबसाइट खोल देगा, लोगो सेम रहेगा, बिल्कुल डिजाइन सेम रहेगा, धोखा दे देगा। विशिंग वो कॉल बंद करके कहेगा मैं पुलिस बोल रहा हूँ, मैं बैंक बोल रहा हूँ, नकली होगा। स्मिशिंग वो नकली मैसेज दे देगा, वो दिखेगा असली लेकिन नकली होगा। क्विशिंग वो क्यूआर कोड ही चेंज कर देगा, मुझे पेमेंट करनी थी यहाँ कैफे पे और वो पेमेंट चला जाएगा किसी हैकर पे। तो मतलब ये वही धोखे वाली बात हो गई। हमें आपसे पैसे लिए 500 के खोले, आपने मुझे 100 का नोट नकली दे दिया। सो दैट इज द बेसिक आइडिया जहाँ से ये टर्म बना है, फिशिंग, विशिंग। सेकंड सर, व्हाट डज 2FA ऑथेंटिकेशन डू? मेरे दरवाजे पे 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर देता है, एक पासवर्ड, तो वो तो आजकल चोरी हो जाता है, लेकिन दूसरा वाला है जो पर्सनली चेक करके ही अंदर भेजेगा। सो व्हाट इज 2FA? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मुझे आपके खाते में अंदर घुसना है, 2 पड़ाव पार करने पड़ेंगे। पहला पासवर्ड, आजकल चोरी हो जाता है। दूसरा OTP आप ही के डिवाइस पे आएगा, जब तक वो नहीं डालोगे अंदर घुसने नहीं दूंगा मैं। तीसरा है सर कि व्हाट डज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ? 8 अक्षर से बड़ा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर, और आपकी निजी जिंदगी से रिलेटेड कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पासवर्ड क्या बनने? बच्चों के घर का नाम, भगवान जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, शादी की एनिवर्सरी, और ये सारा डेटा आपका इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। आपने खुद स्टोरी डाली है, हैप्पी बर्थडे टू मी, आपने सबको बता दिया आपकी जन्म तिथि कब होती है। हैप्पी बर्थडे डियर सन, अपने सन का नाम लिख दिया आपने, मेरे बेटे का नाम ये है। और हैकर इन चीजों को दिमाग से सीखता है, तो पासवर्ड आप ऐसा बनाएं कि वो सामने वाला भी गैस ना कर पाए। राइट सर, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अपडेट सॉफ्टवेयर रेगुलरली? तुम्हारे घर के दरवाजे के ताले टूटे हुए हैं और तुम घर छोड़ के शादी पे जाओगे? नहीं जाओगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्स, इन सब के अंदर कोड्स हैं, वो ताले हैं। अब वो ताले टूट गए और तुमने उसे अपडेट किया नहीं, यानी कि तालों को ठीक नहीं कराया, तुमने हैकर के लिए रास्ता खुला छोड़ गया। तो हमारी टेक्निकल भाषा में कहते हैं लूप होल्स, वल्नरेबिलिटीज। तो जैसे ही एप्पल और एंड्रॉयड को पता चलता है अबे इसमें तो नया छेद है, तो वो फौरन एक अपडेट भेजते हैं और आपको क्या कहते हैं, करो। और उन्होंने पहले ही, बदमाशों ने ऐसी अफवाहें फैला दी है, अपडेट करने से फोन स्लो हो जाता है ना। तो हम उस डर से अपना फोन अपडेट नहीं करते और हम अपने दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने अफवाह फैला दी कि अगर तुमने दरवाजे बंद किए तो भूत आ जाएगा, तो तुम सब दरवाजे खोल के सो गए। अगले दिन चोर आया और रात को पूरा घर खाली करके। सो ऑलवेज अपडेट योर फोन। सर, इसमें आईफोन का मामला ज्यादा आता था कि अपडेट करोगे तो स्लो हो जाएगा या बैटरी हेल्थ। सब अफवाहें हैं, बैटरी हेल्थ और ये सब पुरानी बातें हो गई। अब जो भी है वो करते भी हूँ, मैं कहता हूँ एक बार को, लेकिन हम उसको लूप होल को खुला नहीं छोड़ सकते। सर, व्हाई शुड यू यूज अवॉइडिंग पब्लिक वाईफाई ऑन अ सेंसिटिव टास्क? अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ का पब्लिक वाईफाई कनेक्ट कर लूंगा, मैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर खोलूंगा, जितने लोग हैं इससे कनेक्टेड है उनका डेटा मुझे दिखाई देने लगेगा। उसे कहते हैं पैकेट्स, डेटा पैकेट्स। सो वी ऑलवेज एडवाइज नेवर यूज अ अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफाई, अपना इंक्रिप्टेड और अपना वाईफाई अपना पर्सनल। और एक, हाँ, इसमें एक और बात ऐड करूँ, उसे कहते हैं जूस जैकिंग। कहीं भी पब्लिक चार्जर्स मिले, डोंट यूज इट। मैं अपना चार्जर अपने बैग में लेके चलता हूँ, मेरी गाड़ी में अपना चार्जर है, और ऑथराइज चार्जर्स। यहाँ पे भी एक बात, डोंट लूज लोकल चार्जर्स। I have an iPhone, I will buy an official charger from Apple. I have a Samsung phone, I will buy an official charger from Samsung. Or don't use public chargers. Why it is dangerous to reuse password across multiple accounts? क्योंकि डेटा बहुत ब्रीच हो रहा है आजकल, और जब ब्रीच होता है तो ये पासवर्ड चोरी हो जाते हैं, या पासवर्ड चोरी हो जाते हैं तो वो डेटा जो है हैकर्स को दिखाई देता है। तो कभी भी रीयूज नहीं करना चाहिए पासवर्ड। ओके, मोस्ट डेंजरस साइबर अटैक अभी तक का सर क्या रहा है? मतलब ऐसे ग्रेड करें तो सबसे ज़्यादा डेंजरस इस समय रैंसमवेयर है, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां पीड़ित हैं। वो पूरे कंप्यूटर पे ताला लगा देते हैं, उसे डिजिटल किडनैपिंग कहते हैं। एक वायरस आके पूरे डेटा को बंद कर देता है, तुम हैंडीकैप हो जाते हो, तुम्हारे अकाउंट्स, इनवॉइस सब बंद, बस एक ताला लगा हुआ, नीचे लिखा है फिरौती दो, क्रिप्टो में, वो भी क्रिप्टो में, $1 मिलियन, कब खोलूंगा तुम्हारा डेटा, बिटकॉइन। तो आज इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी साइबर हाइजीन दुरुस्त रखें, अपने डेटा को सुरक्षित रखें और अपनी बैकअप पॉलिसी स्ट्रांग रखें कि भगवान ना करे कल को कोई डकैती पड़ जाए तो मैं तैयार हूँ। मैंने अपने फायर फाइटिंग लगा रखा है, मैंने वो फायर सिलेंडर्स लगा रखे कि कल को अगर कोई गड़बड़ हो तो मैं अपनी दुकान बचा सकूँ। सर, कैन VPN बी हैक्ड या ट्रेसेबल? हाँ, VPN कैन बी ट्रेसेबल। वो बहुत सारे ट्रेस रूट्स होते हैं, बट डिपेंड करता है, वो तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आर स्मार्ट डिवाइस एट अ सिक्योरिटी रिस्क? यस, IoTs।
IoTs, ऑल IoTs, तुम्हारे घर में कैमरेज लगे हैं, वाईफाई कैमरेज लगे हैं, प्लीज सिक्योर कराइए, फर्मवेयर अपडेट करिए, राउटर्स के फर्मवेयर अपडेट करिए, और यू विल बी सेफ. Okay. Sir, what is the best way to backup our data? क्लाउड. It means cloud are secure. क्लाउड जो आपका ऑथराइज क्लाउड है वो पे रखो, और एक एक्सटर्नल डिवाइस पे भी रखो. तो भगवान ना करे सब क्लाउड भी हैक हो जाए और मेरे फ़ोन भी मरमरा जाए, तो एटलीस्ट मेरे पास एक एक्सटर्नल ड्राइव है जिस पर डेटा पड़ा हुआ है. लास्ट में सर बस यही जानना चाहेंगे जनता के लिए, गांव के बच्चों के लिए, जो लोग विलेज, क्योंकि हम लोग एक बार कोई चीज़ें समझ लेते हैं बट कई बार ऐसा होता है कि जो विलेज के पीपल है, जो बिल्कुल गांव के व्यक्ति हैं, उनको समझ नहीं आता. कई बार हमें फिर टेक्निकल भाषा यूज़ करते हैं. तो मैं चाहूँगा सर इसको प्योर हिंदी भाषा में आप समझाएं कि कैसे कोई पर्सन साइबर सेफ रह सकता है, डूज एंड डोंट्स. भाई सबसे पहला डूज एंड डोंट ये है कि आप कोई अनजान लिंक पे क्लिक मत करिए, कोई अनजान फाइल और ऐप डाउनलोड मत करिए जब तक आपको उसकी जानकारी नहीं है. आपने कभी भी केमिस्ट से जाके कोई अनजान आदमी की दवाई नहीं मांगी, आपने वो दवाई मांगी जो डॉक्टर लिखता है. तो जब आप डॉक्टर नहीं है किसी चीज़ के, तो अपना प्लीज़ दिमाग मत लगाइए कि ये ऐप भी डाल लो, ये ऐप भी डाल लो, ऐसा मत करिए. दूसरा, अपने सारे मोबाइल के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें सेटिंग्स में जाओ, वहाँ आपको ये 2 स्टेप वाला वर्ड मिलेगा, हमेशा इसे ऑन रखो. व्हाट्सएप पे भी रखो, फेसबुक पे रखो, जीमेल पे रखो, इंस्टाग्राम पे रखो, स्नैपचैट पे रखो. सुरक्षित रहो. किसी स्ट्रेंजर से दोस्ती कर भी लो अगर, तो उससे ज़्यादा निजी बातें शेयर मत करो, अपनी तस्वीरें मत भेजो, और उसके भेजे गए द्वारा लिंक या किसी बटन को ना दबाओ. तो ये चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं जो करना है. अपने फ़ोन को अपडेटेड रखो, और मेमोरी अगर भर रही है तो भाई अपना कचरा साफ़ करो, लेकिन फ़ोन अपडेट होना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय फ़ोन में कचरा पड़ा रहे. और अगर भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हो जाए तो 1930 नंबर याद रखो, जितनी जल्दी कॉल करोगे. दूसरा, cybercrime.gov.in याद रखो. तीसरा, अगर फ़ोन गिर जाए या चोरी हो जाए, सबसे पहला काम सिम ब्लॉक कराओ. दूसरा काम सिम री इशू कराओ. टाइम वेस्ट मत करो कि मेरा फ़ोन मिल जाएगा, मैं घंटी बजा रहा हूँ. इमीडिएट ब्लॉक कराइए सिम को. तीसरा, sancharsaathi.gov.in, अगर फ़ोन चोरी हो जाए तो यहाँ पे रिपोर्ट करिए, आपका फ़ोन मिल सकता है और आपको ट्रेस करके दिया जाएगा. sancharsaathi.gov.in. और ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए cybercrime.gov.in पे जाएं. वहाँ एक हमारा लर्निंग कॉर्नर है, हमने हिंदी में किताबें दी हैं आपको, आप उन किताबों को डाउनलोड कर लें फ़ोन पे और अपनी सहूलियत से पढ़ते रहें. बच्चों के लिए एक टिप कि जिन बहुत से लोगों को सर अब इस जर्नी में एंटर होना है, उनको साइबर सिक्योरिटी की में लर्निंग करनी है, अच्छी अच्छी पढ़ाई करनी है, तो वो क्या ऐसा कर सकते हैं जो उनको एक रियल राइट पाथ मिल जाए? Now that's a long topic to be discussed. And I need at least a stretch. Okay. तो नेक्स्ट हम उसमें बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक बता दूं कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग को समझना पड़ेगा, और प्रोग्रामिंग, कोडिंग का थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा. फिर उसके आगे स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी स्टार्ट होती है अगर आप साइबर सुरक्षा में आना चाहते हैं. सबसे पहले तो अपना साइबर हाइजीन और डिजिटल डाइट जो है वो बढ़िया करिए, और जितनी अच्छी डिजिटल डाइट होगी उतने बढ़िया एक्सपर्ट आप बन सकते हैं. थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद. थैंक यू.